नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की पहली कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है आत्मपरिचय और एक गीत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ उनकी जो कविता है आत्मपरिचय तथा निशा निमंत्रण का एक अंश यहाँ पर जो है लिया गया है। और यहाँ जो कवि है बच्चन जी वो अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन यहाँ पर वो बताते हैं। साथ ही साथ बच्चन जी जो है वो ये भी कहते हैं कि समाज से व्यक्ति का नाता जो है खट्टा मीठा होता है, जब जीवन से पूरी तरीके से कटकर नहीं रहा जा सकता। और अपनी इसी कविता आत्मपरिचय के बारे में ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे और जो एक गीत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो आत्मपरिचय है ये बच्चन जी का बहुत ही प्रसिद्ध जो है रचनाकार है। और मैं यही कहूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहेंगे, जितना ज़्यादा प्यार आप मेरे चैनल को देंगे मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी और जल्द से जल्द और भी जो क्लासेस है उनकी जो चैप्टर्स है वो मैं डालना शुरू कर दूँगी। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के पहली कविता की ओर बढ़ते हैं जो है आत्मपरिचय। जैसा कि अभी हम जान ही चुके हैं, जो बच्चन जी हैं उन्होंने अपनी इस कविता में अपने स्वभाव और अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ ये जो कविता है ये उस समय की है जब उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके वजह से जो अवसाद जो दुख उनके अंदर उत्पन्न हुआ उस दुख को यहाँ पर उजागर किया गया है। और जो कवि है वो जगजीवन से जुड़ा भी है और इससे वो पृथक भी है, यानी वो इसके साथ जुड़ा भी है, मतलब वो बंधा भी है, वो चाहकर छोड़ भी नहीं सकता और इससे वो अपने आप को अलग भी मानता है। वह संसार का भार लिए हुए फिरता है, यानी इस संसार के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक इंसान को निभानी चाहिए वो भी उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर जो है जीवन के प्रति या जो जीवन में जो प्यार की भावना है वो अभी भी विद्यमान है। इसमें जो टोटल 5 पदों को संकलित किया गया है जिसमें हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। तो पहले पद को समझने से पहले उसकी व्याख्या से पहले सबसे पहले हम इसकी प्रसंग जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है इस कविता का प्रसंग लिखा जाएगा। कि प्रस्तुत काव्यांश आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसमें कवि ने अपने जीवन को जीने की शैली का परिचय दिया है कि किस तरीके से वो अपने जीवन को जी रहा है। समाज में रहकर व्यक्ति को सभी प्रकार के अनुभव होते हैं, कभी अनुभव मीठे होते हैं तो कभी खट्टे होते हैं। इस दुनिया से कवि का संबंध खुशी प्यार और कलह कलेश का है। कवि इस कविता में दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्विधात्मक संबंधों को उजागर करता है, यानी उनके प्रति जो झगड़ा है साथ ही साथ उनके साथ जो एक रिश्ता बना हुआ एक बॉन्डिंग बनी हुई है अपनी इस कविता में वो उजागर करता है। तो पहला पद हम पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा है, ऐसा नहीं है आपको पदों का जो है अर्थ बताने की ज़रूरत है। आप पढ़ेंगे आप उसी से उसको समझ लेंगे और आपको व्याख्या अगर क्लियर हो जाती है तो आप बहुत ही ईजीली इसके क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जैसा कि यह कवि ने अपने बारे में बताया हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो मैं यहाँ पर कवि स्वयं है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी इन पंक्तियों में जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि सांसारिक गतिविधियाँ यानी समाज में रहते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं और जो हमारे लिए उनके प्रति जो दायित्व है, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन सब क्रियाकलापों के बावजूद उसके जीवन में प्रेम भरा हुआ है, उसके मन में अभी भी प्रेम जो है व्याप है। इस मतलब उसके जीवन में प्यार का समावेश अभी भी है, यानी ये एक द्वंद्वात्मक स्थिति है, यानी एक पैरेलल स्थिति है। वो समाज को भी नहीं छोड़ सकता और समाज के साथ भी रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है और उसके मन में जो है प्यार बना हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत अर्थात झंझना देना, यानी झंकृत कर देना, झंझनाकर कोई चीज़ बजना। कर दिया है किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे सांस की बात की गई है, यानी जो सितार होता है, जो सितार वादन होता है उसके में जो तार लगी होती है ऐसे लगता है उन तारों को किसी ने छेड़ दिया है
यानी जिस तरीके से जो सितार के तारे छेड़ देते हैं तो उसमें से संगीत बजना शुरू होता है, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे जो सांस रूपी तार है, यानी वो स्वयं एक सितार है और उनकी जो सांसें हैं वो तार हैं, और किसी ने उन सितारों को, उन तारों को जो है छेड़ दिया है, अर्थात जैसे किसी ने उनके सितार रूपी मन को छू कर झंकृत कर दिया हो और उनके जीवन में संगीत भर दिया हो, यानी उनके मन में जो है प्रेम की लहर जो है उत्पन्न कर दी हो। ठीक है, अभी तक क्लियर है, बहुत ईजी है कि उनके मन में अभी तक समाज के प्रति जो दायित्व थे, गतिविधियाँ थी, लेकिन सब के बावजूद उनके जो मन रूपी, जो सांसें रूपी जो सितारे किसी ने छेड़ दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर प्यार का भी समावेश हो चुका है। प्यार को क्यों कहा जा रहा है? प्यार को हमारे समाज में गलत धारणा से देखा जाता है, गलत स्वरूप से देखा जाता है, तो इसलिए वो समाज के साथ जो है यहाँ पे जो कवि है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि यही संगीत उनके प्रेम भरे जीवन का और उनकी सांसों का कारण है। और ये जो संगीत है, ये जो भावना एक उनके अंदर उत्पन्न हुई है प्रेम की, यही उनके प्रेम को और उनकी सांसों को एक्टिव रखने का काम यहाँ पे कर रही है। आगे जो कवि है वो कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा यहाँ पे अर्थात कहा गया है शराब को, मतलब नशीले पदार्थ को, कि मैं जो है प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करता हूँ, पान किया करता हूँ, यानी मैं जो प्रेम रूपी मदिरा है, शराब है, उसको मैं पीता हूँ, यानी प्रेम को मैं महसूस करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, और वो संसार की परवाह नहीं करते, यानी संसार में इन चीज़ों को वर्जित माना जाता है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रेम का पान किया करता हूँ, यानी जो शराब से भी ज़्यादा नशीला है यहाँ पर प्रेम को बताया गया है। तो जिस तरीके से शराब जो है वर्जित मानी जाती है, उसी तरीके से हमारे समाज में प्रेम को भी वर्जित माना जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैंने जो प्रेम रूपी शराब है वो पान कर लिया, मैंने धारण कर लिया, और संसार की उनको कोई परवाह नहीं है कि संसार उनके बारे में क्या सोचेगा। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गार किया करता हूँ। और जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, यानी यहाँ पे बात की जा रही है जग की, समाज की, कि समाज जो है उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देता है, उन लोगों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है जो उनके द्वारा नियम है और उन बंदे बनाए नियमों को फॉलो करते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो संसार तो उनको पूछता है जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पर चलते हैं, उनके द्वारा लिए गए नियमों को मानते हैं और उनका गुणगान करते हैं, समाज की बड़ाइयाँ करते हैं। परंतु कवि वो है, मैं अपने मन का गान के करता हूँ। और कवि यहाँ पर अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने मान्यताओं पर चलता है और अपनी मन की सुनता है। अत्यंत आसान है, इसके विशेष को देख लेते हैं। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने इस चीज़ को कोई गलत बात नहीं मानी है। संसार के स्वार्थी जो स्वभाव है उस पर टिप्पणी की है कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, समाज बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। स्नेह सुरावत सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन स्नेह सुना में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, किया करता हूँ लिया फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। चलिए अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। अब इसका प्रसंग भी, दूसरे पद का भी प्रसंग कुछ इसी प्रकार लिखेंगे कि यहाँ जो कवि है वो अपने जीवन में आए अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहा है और अपने जीने के तरीकों को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। तो दूसरा पद में मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अर्थात कवि निज यानी स्वयं के हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी यहाँ जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि मैं अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देता हूँ कि मेरी मन की भावनाएं किस प्रकार है, यानी मैं एक क्लियर इंसान हूँ। मैं अपनी बातों को छुपा कर रखने में पसंद नहीं करता। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो मैं खुलकर लोगों के सामने उसको अभिव्यक्त करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, और उपहार यानी गिफ्ट्स हम एक तरीके से कह सकते हैं। और मेरे हृदय के जो उपहार है, मेरे हृदय का उपहार क्या है, मेरा प्रेम, कि उन्हें जो सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं वो हमेशा अपने साथ उनको रखते हैं और उनको हमेशा याद भी रखते हैं। ये नहीं समाज के डर से उनको भूल जाते हैं या उस प्रेम की भावना को छोड़ देते हैं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और आगे कवि यही कहते हैं कि उन्हें यह प्रेम विहीन संसार जो है अधूरा लगता है। कवि को ये संसार जो है अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम के लिए कोई स्थान
नहीं है, ये संसार उनको अपूर्ण लगता है, उनको बिल्कुल भी नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता। आगे वो कहते हैं मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ और मैं अपने लिए, जो मैंने स्वयं के लिए संसार निर्मित किया है, मैं अपने सपनों के संसार को अपने साथ लेकर चलता हूँ, जिसमें प्रेम एवं कल्पनाएं हैं। यानी समाज के जो बंधे बनाए नियम हैं उनके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और आगे जो बच्चन जी है वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को दहकने देता हूँ। मैं प्रेम को अपने जीवन में स्थान देता हूँ, अपने हृदय में अभिव्यक्ति और स्वच्छंदता रूपी अग्नि में हमेशा जलाए रखता हूँ और इसके तपिश में मैं जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और चाहे मेरे जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, चाहे मैं सुख हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, मैं हमेशा खुश रहा करता हूँ, मैं अपने में ही मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। अब जो जग है संसार की यहाँ बात की जा रही है कि वो भव्य सागर यानी ये जो संसार की जो मोह माया है, इसको पार करने के लिए इंसान सदैव जीवन भर लगा रहता है। पैसा इकट्ठा करना, चीज़ें बनाना, लग्जरियस लाइफ जीना, इन सब चीज़ों में वो चलता रहता है और इसको पार करने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान की कभी अभिलाषाएं जो है, इच्छाएं जो है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो कभी इस भव्य सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं हूँ, इन मौजों पर, जो ये मौजें हैं, जो लहरें हैं, इनमें मैं इनके अकॉर्डिंग ढलता रहता हूँ। मेरे सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, मैं बुनियादी रूपी लहरों में मस्त होकर बहता रहता हूँ। ये दूसरा भी अत्यंत आसान है। इसमें वही भवसागर को पार करने की बात की जा रही है कि इंसान किस तरीके से माया जाल में फंसा रहता है और इनको पार करने की कोशिश करता रहता है। अपने हृदय के प्यार को नहीं समझता, लेकिन कभी अपने प्यार को समझता है और उसको प्रॉपर जगह भी देता है, जिसकी वजह से उसको समाज से कुछ ना कुछ परेशानी होती है। इसके विशेष को देख लेते हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है कि प्रेम में किस तरीके से एक मस्ती उत्पन्न होती है, उसको महत्व दिया है। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। यानी प्रेम की बात हो रही है तो श्रृंगार रस हमें दिखाई पड़ता है। पद 3 में भी बाकी के पहले जो 2 पद है उनकी तरह ही प्रसंग लिखेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कवि जो है यहाँ पर कहता है कि जो मेरी जवानी के दिन है कि यौवन की मस्ती में रहता हूँ। मैं अभी तक यौवन की जो मस्ती है, जो पागलपन है, वो जवानी का जो पागलपन है वो सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और वह उसकी मस्ती में घूमा करता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले। अवसाद यानी दुख। और इस पागलपन के कारण, इस प्रेम के प्रति जो पागलपन है, इसकी वजह से उसको बहुत से सुख दुख भी मिले हैं। यानी एक मिली जुली जो मिली जुली भावना है वो उसको सदैव प्रेम की वजह से मिली भी है और वह इन दुखों को उठाए लिए घूमता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। और जो यादें हैं, कवि जब अपनी प्रियतमा को याद करता है तो जब उनको उसकी याद आ जाती है तो कुछ यादें जो अच्छी थी वो उनको हंसा देती है बाहर से, और अंदर ही अंदर वो भीतर से मन उसका जो है रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रियतमा को याद करने लगता है। आगे कहते हैं कि कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और कवि कहता है कि इस संसार के लोगों ने कि कर यतन, बहुत से कोशिशें की है, प्रयास की है जीवन के सत्य को जानने के, कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन को किस तरीके से जाने जा सकता है, लेकिन परंतु कोई भी इस सत्य को नहीं जान पाया। सत्य किसी ने ना जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना अर्थात बुद्धिमान। कि मूर्ख व्यक्ति, ये मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ पर एक समझदार एवं चतुर व्यक्ति होता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा हुआ भुलाना। और हर व्यक्ति जो है वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ जो है, जो माया जाल है वो उन सब की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वह इतना भी सत्य नहीं सीख सके। कभी कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और मैंने जो अभी तक ज्ञान पाया है, मैंने जो ज्ञान अभी तक मुझे मिला है, मैं उसको
अभी भुलाना सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। यानी संसार ने मुझे जो सिखाया है मैं उन सब बातों को भूलकर अपने अकॉर्डिंग मेरा मन क्या कहता है मैं उसके अनुसार चलना सीख रहा हूँ। ये भी अत्यंत सरल है। हम इसके विशेष को देख लेते हैं। पहला है कि पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया। यानी पहले में उसने बताया कि किस तरीके से उसके जीवन में सुख है, दुख है, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, जब उसको याद आती है तो सुख दुख की मिली जुली भावना उसके मन में आती है। और वहीं अंतिम 4 पंक्तियों में उसने सांसारिक जीवन को न जान पाने के विषय में और अपने अकॉर्डिंग चलने के बारे में उसने बताया है। दूसरा, उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है, यानी प्रेम के साथ जो दुख की पीड़ा है। लिए फिरता हूँ के आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न होता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है और भाषा खड़ी बोली है। चौथी पंक्ति है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। यानी इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ, कि मैं कुछ और सोचता हूँ और जग और जो जग है वो कुछ और सोचता है, कुछ और चलता है। इसलिए कहाँ का नाता, इसलिए मुझ में और संसार में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो हम में कहाँ से कोई संबंध हो सकता है, कोई रिश्ता बन सकता है, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे जो और जो समाज है वो कुछ और सोचता है। तो हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते। तो कहाँ का हम दोनों में नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं रोज कितने ही जगहों को मिटाता हूँ। यानी मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं रोज अपनी सपनों में बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग संसार कुछ और है जो मेरी कल्पनाओं में बनता बिगड़ता रहता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। और जिस पृथ्वी पर जो लोग है, जो पूरा संसार है, पृथ्वी की धन संपदा जो है जोड़ने में लगा हुआ है, मैं अपना पूरा और वो लोग अपना पूरा जीवन भोग विलास के पीछे लगा रहे हैं। ऐसी सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। ठुकराता यानी ठोकर मारना, प्रतिपग यानी हर कदम पर मैं उन सब चीज़ों को, उन सांसारिक भोग विलासों को ठोकर मारता चला आ रहा हूँ। यह अत्यंत सरल है। आगे बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और आगे कवि कहते हैं कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है। अगर मैं रो भी रहा हूँ तो उसमें भी प्रेम के प्रति वो जो आंसू है मेरे छलक रहे हैं, मेरे अंदर की जो भावना है वो प्रेम से परिपूर्ण है। मैं निज शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरे शब्दों की जो भावनाओं की तपिश है वो क्रोध की आग है। यानी मेरे जो शब्द है वो शीतल है और उसमें भी मेरा जो रुदन है वो छिपा हुआ है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों अर्थात राजाओं के प्रसाद यानी महल जो है निछावर हो जाए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और आगे कवि जो है वो कहते हैं कि जो कवि का मन है वो प्रेम में निराशा के कारण खंडर जैसा हो गया है, फिर भी वह उसे राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर समझता है, और उस खंडर के एक हिस्से को कभी अपने सीने से लगाए फिरता है कि उसको अगर राजा महाराजाओं के महलों पर निछावर करना हो तो वो उस खंडर को निछावर कर दे। तो इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला है कि कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरुद्धाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो अंतिम पंक्ति है वो अत्यंत ही सरल है। इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यानी इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से, यानी जो दुख उत्पन्न हुआ है उससे मेरा जो मन है वो व्याकुल होकर रो रहा है, कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं प्रेम की वजह से पीड़ा में हूँ, जिसकी वजह से मेरे मन में जो है दुख है और उसकी वजह से मैं रो पड़ा हूँ, और अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से तुम लोगों को बता रहा हूँ, पिरो रहा हूँ, और समाज उसे केवल एक गीत मान बैठा है। यानी मैं भी एक प्रेमी हूँ, मेरे अंदर भी जो प्रेम के प्रति जो है पीड़ा है वो विद्यमान है, और तुम उसको गाना समझ रहे हो। मैं अपने प्रेम की
पीड़ा को तुम लोगों के साथ अभिव्यक्त कर रहा हूँ, उन भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हूँ, तो समाज उसे केवल एक गीत मान बैठा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और मेरे मन की व्यथा जब कविता के माध्यम से बाहर आती है, यानी जो प्रेम के प्रति जो दुख और पीड़ा मेरे मन से बाहर आती है, तो संसार उसे जो है एक छंद मान लेता है। मैं तो बस एक दीवाना हूँ कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और ये लोग जो है मेरी बातों को अब इतनी महत्व दे रहे हैं, इतनी तवज्जो दे रहे हैं, ये लोग मुझे कवि क्यों समझ रहे हैं? मैं कवि नहीं हूँ, मैं एक और प्रेम की पीड़ा का दीवाना हूँ, जो प्रेम की पीड़ा से दुखी हूँ और अपनी चीज़ों को, मैं अपनी दीवानगी को लिखकर अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो ये लोग मुझे कवि क्यों समझ रहे हैं? मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो अपनी सुध बुध खो चुका हूँ और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो फिर ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है? आगे वो कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष अर्थात कि सब कुछ समाप्त हो चुका है और मैंने तो दीवानों की तरह ही वेश धारण कर रखा है और मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मादकता मस्ती ही बची है, यानी जो प्रेम की मधोशी जो है वो शेष मेरे अंदर बची है और मैं तो दीवानों की तरह इधर उधर फिरता रहता हूँ। तो इस संसार मुझे दीवाने के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करता है, मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करता है? जिनको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी जिनको संसार सुनकर जो है झूमता है, नाचता है, वो तो मेरी मदहोशी है, जिनको दुनिया गीत समझ बैठी है। मैं तो बस अपनी मदहोशी का संदेश लेकर घूमता हूँ। यानी यहाँ पर मेरे दुख को अगर मैंने लिखकर अभिव्यक्त किया है तो लोग मुझे कवि मान बैठे हैं, मेरी दीवानगी को वो नहीं समझ रहे हैं। ये मुझे कवि के रूप में ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं, ये मुझे एक दीवाने की तरह क्यों नहीं अपना रहे हैं। इसमें यही कहा गया है कि मैं अपने दुख को लिखकर अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो मुझे कवि ना समझकर, ये मेरे दुख को समझकर मुझे एक दीवाने की तरह क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही चीज़ कवि ने लिखी है या किसी मूवी में दिखाई है तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर यही चीज़ प्रेम की पीड़ा को अगर हम रियलिस्टिक में या रियल लाइफ में देखें तो हम उसका जो है विरोध करते हैं। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने अगर अपनी भावनाओं को लिखकर अभिव्यक्त कर दिया तो मैं कवि बन गया, मेरी कविताओं की तारीफें हो रही है, वाह वाह हो रही है मेरी भावनाओं की। लेकिन ये मुझे दीवानों की तरह देखते हैं तो ये मेरी इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जगजीत पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पत्र आसानी से समझ आए होंगे। वैसे तो अत्यंत सरल भाषा में है। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप एमसीक्यूज़ पे डिपेंड मत रहिए। सबसे पहले तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप बहुत ही ईजिली उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो हर व्यक्ति एक समाज और एक परिवार में रहता है जहाँ उसे कुछ सांसारिक और कुछ पारिवारिक दायित्वों को निभाना ही पड़ता है। जीवन में आने वाले दुख सुख उतार चढ़ावों और अनेक प्रकार के संघर्षों का हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति इन सबसे एकदम अलग नहीं हो सकता। वही कवि की स्थिति भी है कि वो अलग होना चाहता है पर वो संसार से अलग नहीं रह सकता। उसको ना चाहते हुए भी इन सब दायित्वों का निर्वहन करना ही पड़ता है। इसलिए कवि जगजीवन का भार लिए घूमने अर्थात सांसारिक दायित्वों की पूर्ति करने की बात करते हैं। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ से कवि का आशय यह है कि वो अपनी सभी सांसारिक व पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए भी अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, लोगों के बीच प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं और खुद अपने जीवन को भी प्रेम से सराबोर रखने की कोशिश करते हैं। पूरी मस्ती के साथ अपना जीवन जीते हैं। लोग क्या कहेंगे वह इस बात की परवाह नहीं करते। जैसे समाज में कुछ चीज़ें जो है वर्जित होती है, मानी नहीं जाती, स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन कवि उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भी जीवन को वो जीता
है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली को लेकर उनको भी वो निभाता है। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग चल रहा है तो सब कुछ अपने परिवार को उनके हालात पर छोड़ दिया, नो। प्रश्न 2 है, यहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? दाना का अर्थात होता है बुद्धिमान चतुर व्यक्ति और नादान का अर्थ होता है नासमझ या मूर्ख व्यक्ति। उपरोक्त पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि समाज में ज्ञानी और ज्ञानी दोनों तरह के लोग रहते हैं। अज्ञानी लोग इस संसार में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग इस संसार के मोह माया के जाल से दूर होकर अपना जीवन पूरी मस्ती के साथ प्रेम पूर्वक गुजारते हैं और लोगों के बीच में ही प्रेम बांटने की कोशिश किया करते हैं। प्रश्न 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द का क्या विशेषता है? तो इन पंक्तियों में 3 बार और शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें पहला और कवि ने अपने लिए और प्रयोग किया है, जहाँ वो अपने आप को अन्य लोगों से अलग बताते हैं। दूसरा और संसार के लिए प्रयोग किया गया है और तीसरा और संसार और कवि के बीच के संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने आप को दुनिया वालों से अलग बताया है। वो कहते हैं कि मैं कुछ अलग ही तरह का व्यक्ति हूँ, यह दुनिया मुझे बिल्कुल अलग है, यानी हम में कोई समानता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, जैसा कि हमने पढ़ा था आपकी चौथे पद में। तो इस तरीके से पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से, कविता अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर और PDF भी नीचे आपको अवेलेबल है। उसके बाद भी आपको किसी भी तरह की अगर कोई सहायता चाहिए हो तो आप मुझसे वो हेल्प भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।